हमारी कुंडली जो लाइफ पार्टनर होने वाला है उसका नेचर कैसा होगा उसको भी रिवील कर सकती है? जो कुंडली रहती है ना, 7th हाउस जो होता है वो उसके पार्टनर से रिलेटेड होता है। अगर 7th हाउस में जो ग्रह बैठेगा उस ग्रह के आधार पे सामने वाले को आप बता सकते हो कि उसका पार्टनर। सर, एस्ट्रोलॉजी से हमें ये भी पता चल सकता है कि कौन सा वाला पार्टनर है वो ज्यादा परेशान रहेगा या ज्यादा दुखी रहेगा? ऐसा तो नहीं कह सकते, पर जिसके ग्रह अच्छे हैं ना, कहीं ना कहीं वो परेशान ज्यादा होता है। क्योंकि अच्छा वाला ग्रह क्या करता है, वो व्यक्ति को एडजस्ट करना सिखाता है, वो लड़ना नहीं सिखाता है। और जिसके ग्रह थोड़े से, हमारी कुंडली से ये भी पता चलता है कि हमारा जो स्पाउस होगा वो फॉरेन से होगा या फिर कोई अदर कल्चर से होगा। आज के जमाने में बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। ज्योतिष में अगर बात करते हैं 5th, 7th और 12th का कंजक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर जाना तो बच्चे का लिखा था, तो विदेश तो वो गया। अब अगर 12वें का कंजक्शन हो रहा कहीं ना कहीं 7वें के साथ, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि वो शादी से पहले हर इंसान के मन में अपने टू बी लाइफ पार्टनर को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो डोमिनेटिंग तो नहीं होगा, वो मुझसे प्यार करेगा या नहीं करेगा, वो इमोशनली अवेलेबल होगा या नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। हमारी कुंडली यूँ तो हमारे बारे में सब कुछ बता देती है कि हमारी शादी कब होगी, कब हम पैदा हुए और भी काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि क्या कुंडली हमारे लाइफ पार्टनर का नेचर किस तरीके से रिवील करती है और क्या क्या चीज़ें हमें हमारे टू बी लाइफ पार्टनर के बारे में पता चल सकती हैं। और इन्हीं सब बातों को बताने के लिए हमारे साथ आज हैं एस्ट्रो चेतन जी। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और सर से ही जानते हैं कि हमारी कुंडली हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में किन किन चीज़ों के थ्रू हमें क्या क्या बताती है। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ। सर, हमारी कुंडली, जैसे हमने आपसे लास्ट पॉडकास्ट में भी बात की थी कि हमारी कुंडली हमारे बारे में सब कुछ बता देती है, शादी कब होगी, कैसे होगी, किससे होगी। लेकिन सर, क्या ये भी पॉसिबल है कि हमारा जो लाइफ पार्टनर होने वाला है उसका नेचर कैसा होगा उसको भी रिवील कर सकती है? बिल्कुल बताया जा सकता है। कैसे सर? जो कुंडली रहती है ना, लगन एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। 7th हाउस जो होता है वो उसके पार्टनर से रिलेटेड होता है। अच्छा। अगर 7th हाउस में जो ग्रह बैठेगा उस ग्रह के आधार पे सामने वाले को आप बता सकते हो कि उसका पार्टनर ऐसा होगा। अच्छा, जैसे सर कोई एग्जांपल? सपोज करो कि अगर 7th हाउस में गुरु बैठा है जी, तो विजडम वाला होगा और उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी रहेगी। अच्छा। अगर मंगल बैठा है तो थोड़ा एग्रेसिव रहेगा, डोमिनेटिंग नेचर रहेगा। अच्छा। राहु बैठा है तो कहीं ना कहीं सोचने वाला ज्यादा होगा, कंफ्यूज वाली स्थिति लाएगा। शुक्र बैठा है तो अट्रैक्टिव रहेगा, अच्छा। सुनने वाला रहेगा। दोनों की ट्यूनिंग बहुत बढ़िया सेट होगी। अच्छा। और अगर शनि बैठा है तो वो अपना काम करेगा, वो स्थिरता भी दे सकता है। पर यहाँ ग्रहों की स्थिति देखी जाएगी, नॉर्मली राहु मंगल ये कभी कभी हिंसक हो जाते हैं, एक पैशनेट हो जाते हैं। तो वो रिलेशनशिप या वो दोस्ती कभी कभी, दाम्पत्य जीवन कभी कभी थोड़ा टॉक्सिक भी हो जाता है। अच्छा। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि कुंडली मिला के या अच्छे से कुंडली देख के फिर शादी करनी चाहिए। अच्छा। और सर, अगर 7th हाउस में कोई 2 प्लैनेट कंजक्शन में हो तो नेचर कैसा होगा? दोनों के आधार पे निकलेगा। ड्यूअल नेचर तो नहीं होगा फिर कहीं? ड्यूअल नेचर भी निकलते हैं। अच्छा। डबल कैरेक्टर होते हैं, दिन में और रात में। और जी। आप कंजक्शन की बात कर रहे हो, जैसे सूर्य और शनि आ गया, दोनों परस्पर शत्रु ग्रह है जी। तो वहां पे क्या होगा, उसकी 2 शादी के योग बन जाएंगे। अच्छा, जो पार्टनर होगा उसकी परेशानी बढ़ जाएगी ना, वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर राहु और बुध की युति बन गई, चूंकि राहु थोड़ा सा कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है। राहु जहाँ होता है ना, उसके लवर जो होते हैं वो पैशनेट होते हैं। अच्छा। मतलब बहुत भावुक हो जाते हैं। अच्छा। और इमोशनल अटैचमेंट मिलता है चंद्रमा और शुक्र से। भावुक अलग शब्द है, पैशनेट होना एक, जैसे आपने डर फिल्म में देखी होगी शाहरुख खान की जी। तो वो भी लव ही करता था, वो पैशनेट लवर है। अच्छा। तो इस लेवर को एक प्रकार से हिंसक, ऐसे वाले राहु मंगल वाले होते हैं। और शुक्र चंद्र वाले होते हैं वो अलग ढंग का होता है, उनका लव बिल्कुल साफ सुथरा और निर्मल होता है। अच्छा। लेकिन सर, ये भी तो कहते हैं कि अगर जैसे 7th हाउस में जो प्लेनेट है वो उसकी शादी को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज अगर किसी के 7th हाउस में सैटर्न है तो वो मैरिज डिले करता है। बिल्कुल करता है। देखिए 7th हाउस मैरिज से रिलेटेड है, आप इससे मैरिज भी देखोगे और मैरिज पार्टनर भी देखोगे। अच्छा, दोनों चीजें पता चल दोनों सकती हैं। चीजें देखोगे। 7th हाउस से बिजनेस भी देखोगे। अच्छा।
चूंकि अपन सिर्फ शादी की ही बात कर रहे हैं ना, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 7th हाउस में अगर कोई ग्रह है तो उसका पार्टनर का नेचर उससे ही रिवील किया जाएगा। अच्छा, मतलब लाइफ में जितने भी पार्टनरशिप हम करते हैं वो 7th हाउस से देखी जाती है। पार्टनरशिप सिर्फ पति की बात कर रहा हूँ, दोस्ती में जाएंगे तो 5th हाउस आएगा। अच्छा, लेकिन जैसे बिजनेस की बात करें तो बिजनेस पार्टनरशिप में अगर कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए तो 6th 7th हो जाएगा, पर अच्छा, 7वें घर से व्यापार भी देखा जाता है। ओके। 7th हाउस जो होता है व्यापार का भी होता है, 7th हाउस जो होता है वो शादी का भी होता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी कब होगी, तो 7th हाउस दशा महादशा देख के निकाला जाता है। और अगर पार्टनर के बारे में पता करना है तो कहीं ना कहीं उसका 7th हाउस देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस 7th हाउस के आधार पे बताया जाएगा कि इसका पार्टनर इस टाइप का नेचर होगा। उसका जो ग्रह बैठे हैं उस ग्रह के आधार पे शांत स्वभाव का होगा, क्रोधी होगा, बुद्धिजीवी होगा, पागल होगा, सब कुछ चीज़ें बताई जा सकती है। सर, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कौन से 2 प्लैनेट अगर 7th हाउस में कंजक्शन में हो तो वो अच्छा एक इंडिकेशन है कि अब ये पार्टनर तो दोनों साइड से ही अच्छा होगा? मोस्टली शुक्र और चंद्रमा। अच्छा, अगर ये कॉम्बिनेशन किसी के कुंडले में है तो वो बेस्ट है। बहुत बढ़िया है। वहाँ पे अगर अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही तो भी अच्छा है, गुरु रहता है तो भी अच्छा है, गुरु और चंद्रमा तो भी अच्छा है। अच्छा। कभी भी जो पापी ग्रह है या क्रूर ग्रह है वो उनसे बचा जाए। अच्छा। तो बचना अपने हाथ में तो है नहीं, वो तो पत्रिका बन जाएगी तो बन जाएगी जी। तो उसका रिजल्ट हमको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर जुपिटर और सैटर्न हो तो? ये फिर वो वाली बात हो गई ना कि एक ही गिलास में दूध भी है अच्छा, और छाछ भी है फिर पियेंगे कैसे? शनि वहां बैठा, पहली बात तो ये है, देखो इम्पोर्टेंट चीज समझाता हूँ। शनि वहां बैठा ना, शादी डिले करवा सकता है। हाँ, ऑब्वियस है, बिल्कुल। बस। और गुरु वहां बैठा तो शादी जल्दी हो सकती है। तो पर दोनों को अब समझे कैसे? अब मैं वही बता रहा हूँ, अब यहाँ इम्पोर्टेंट होगा दशा महादशा देखना। अच्छा, आपको गोचर में किसकी दशा चल रही है, ओके। और फिर वो ग्रहों की कितने डिग्री पे है और वो ग्रह कैसे हैं, उच्च के हैं कि नीच के हैं। अच्छा जिसका पलड़ा भारी होगा उसके आधार पे उसका पूरा के पूरा बताई जाएगी। सर, अब अगर एग्जैक्टली हम समझना चाहें कि एस्ट्रोलॉजी के कौन कौन से हाउसेस होते हैं जो हमारे पार्टनर के एग्जैक्ट बिहेवियर और उसके नेचर को शो करते हैं? 7th हाउस जो है वो रिलेशनशिप को डायरेक्शन देती है, वो बॉन्डिंग देती है कि आपका 7वां घर, वहाँ पे जो ग्रह बैठे हैं पार्टनर के साथ जीवन कैसा जाएगा। अगर शुक्र बैठा हुआ है ना, शुक्र कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्शन देगा, लाइफ स्टाइल को अच्छा करेगा, एक इमोशनल अटैचमेंट देगा। इमोशनल अटैचमेंट चंद्रमा से बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर वहाँ पे मंगल जैसे ग्रह आ जाएंगे तो वो एग्रेसिव हो जाएंगे, सामने वाला थोड़ा हिंसक हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पे झगड़े की स्थिति आ जाती है। राहु के कारण वो डोमिनेटिंग ज़्यादा हो जाता है, और राहु और मंगल हो जाए तो फिर और ज़्यादा रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाती है। अच्छा। पर अगर गुरु आ जाता है तो विजडम बढ़ता है, एक स्टेबिलिटी बढ़ती है। अच्छा। तो चीज़ों को धीरे 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 तक आगे लेके जाता है। और सूर्य आता है तो 100%। अब यहाँ पे भी क्या, ग्रह की स्थिति अगर अच्छी रहेगी तो आपकी ये पार्टनरशिप 7th हाउस आपको काफ़ी हद तक आपके पार्टनर के साथ आपका जीवन अच्छा कर देता है। अच्छा। और सर, कोई प्लैनेट्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी पार्टनर की एज को बताते हो? एज बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा। पर अगर अपन नवमांश देखते हैं, है ना, नवमांश देखते हैं या 7वें घर में, क्योंकि 7वां घर पूरा उससे रिलेटेड होगा। अच्छा। अगर 7वें घर में कुछ ऐसे ग्रह आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि उसका नेचर ऐसा होगा। एक आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, थोड़ा माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि अगर 3-4 ग्रह पापी ग्रह बन जाए तो अगर वो जातक है तो उसका पति, मतलब लड़की है तो उसका पति शराबी तक निकल के आ जाता है। अच्छा। तो अपने को समझ में आ जाता है कि इस जातक का स्वभाव इस कंडीशन तक भी हो सकता है। क्योंकि हम बोलेंगे शुक्र मंगल राहु, है ना, ऐसा अगर आ जाए तो परेशानी होती है। फिर सूर्य शनि जैसी युति बन जाए तो भी वो परेशानी होती है। सर, हम इतनी देर से बात कर ही रहे हैं कि 7th हाउस को हम मैरिज का हाउस मानते हैं, तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? मतलब ये हमारी अरेंज मैरिज और लव मैरिज को भी दिखाता है? देखो 7th हाउस बोलो तो आपके लाइफ पार्टनर का मिरर है वो। अच्छा। है ना। लव के लिए 5th हाउस जरूरी है। 5वां घर जो होता है ना, उससे लव देखा जाता है। अच्छा। शुक्र इन दोनों के लिए मायने रखता है। 5th और 7th दोनों के लिए? नहीं, लव या मैरिज।
अच्छा। दोनों के लिए शुक्र अच्छा होना जरूरी है। जब भी शुक्र अच्छा होगा शादी के योग बनेंगे, पार्टनर अच्छा मिलेगा। तो शुक्र अच्छा कहाँ माना जाता है? शुक्र वैसे तो मीन राशि का अच्छा माना जाता है, पर अगर ये 5th या 7th में बैठता है, अगर मीन राशि के साथ बैठता है जहाँ इसको उच्च का बोलते हैं, अगर अच्छा। यहाँ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लव मैरिज की संभावना अच्छी जाती है। और जब शुक्र अच्छा होता है तो मान के चलिए कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है। अच्छा। आप दोनों का जीवन बहुत अच्छे से निकलता है। लेकिन सर ऐसे बोलते हैं ना कि अगर किसी का शुक्र जो है वो 5th हाउस में है और एग्जॉल्टेड है तो फिर उसके लव अफेयर ज़्यादा रहते हैं। शुक्र अगर 5th हाउस में है हम्म। तो वो प्यार करने वाला व्यक्ति अच्छा। है ना। कैरेक्टर अगर ऊपर नीचे है तो उसके साथ राहु की अच्छा। दृष्टि देखी जाएगी। अगर राहु शुक्र की युति बन रही है तो 100% पॉसिबिलिटीज होती है कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। अच्छा। तो आप सिर्फ शुक्र के आधार पे, शुक्र उसका वो तो गोल्डन चम्मच लेके पैदा हुआ। शुक्र मतलब लाइफ का लग्जरी पॉइंट है, तो वो तो उसका जीवन तो बहुत बढ़िया चलेगा। हाँ, अब वो 5th में बैठ गया है तो वो 99% उसकी शादी लव मैरिज होने की संभावना ज्यादा होती है। और अगर राहु उसको देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। राहु देख रहा है तो वो उस शुक्र के प्रभाव को कम कर थोड़ा देता सा कम कर देगा या डाइवर्ट कर देगा। अच्छा। तो वहाँ संभावना, अगर राहु शुक्र की युति कहीं दूसरे घर में बन रही है ना, तो अक्सर देखा जाता है कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, या राहु में शुक्र की दशा या शुक्र में राहु की दशा आती है तब भी बहुत बार देखा जाता है कि ऐसी प्रॉब्लम आती है। सर और अगर आगे बातचीत करें तो और हमारी कुंडली हमारे पार्टनर के बारे में क्या क्या बताती है? जैसे कि वो इमोशनल होगा, प्रैक्टिकल होगा, डोमिनेटिंग होगा, या वो खुद दब के रहेगा बेचारा, कैसा होगा? मतलब देखिए, पार्टनर का मतलब वो नहीं वो दब के रहेगा, वो तो आपके लिए भी लागू और सामने वाले के लिए भी लागू है। अच्छा। पार्टनर मतलब दोनों के लिए है। अब कहीं ना कहीं आपने पूछा इमोशंस जो है वो चंद्रमा से देखे जाते हैं। अगर कुंडली का चंद्रमा अच्छा तो ऑब्वियसली वो इमोशंस रहेगा। अच्छा। बहुत भावुक प्राणी रहेगा वो। अब चंद्रमा के साथ अगर राहु की युति बन गई या फिर उसका चंद्रमा कहीं ना कहीं नीच का हो गया, अष्टम का चंद्रमा हो गया, तो फिर वो डिप्रेशन टाइप पेशेंट बन जाएगा। अच्छा। फिर उस रिश्तों में उसको डर ही डर लगेगा। अगर 7वें घर में ये स्थिति बन गई तो वो जो बहुत ज्यादा वो रहेगा। अच्छा। और प्रैक्टिकल कितना होगा ये कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिकल के लिए मंगल देखेंगे, गुरु देखेंगे, सूर्य देखेंगे। अच्छा। है ना। फिर यहाँ युति, फिर एक युति बताता हूँ, कभी कभी साइको भी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। है ना, वो राहु के कारण। वो साइको मतलब नहीं बोलते हैं, एक हाँ, प्रकार से ओवर केयरिंग हो जाते, ओवर हाँ। प्रोटेक्टिव हो जाते। फिर वो राहु और मंगल की युति बन गई तो वो वैसे हो जाते हैं। अच्छा। वो रिलेशनशिप, आज का जो वर्ड चलता है टॉक्सिक, वो उस टॉक्सिक में कन्वर्ट, रेड फ्लैग बोलते हैं जिसको, रेड फ्लैग बोलते हैं उसको, वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा। क्योंकि कुछ वो व्यक्ति खुद तो खुल के जी नहीं पाता ना, सामने वाला ही पूरा कंट्रोल करता है, कुछ बचा ही नहीं है अपने बारे में, क्या सोचे और क्या करे। तो सर हम इन चीज़ों को कहीं ना कहीं चेंज भी तो कर सकते हैं ना, जैसे आप बता रहे हो कि देख के हम पता लगा सकते हैं कि हमारा पार्टनर कैसा होगा, तो फिर हम क्यों ना उन सारी चीज़ों को छोड़ के मतलब दूसरा पार्टनर चूज कर लें। एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की थी, है ना, मेरे पास आई थी पत्रिका लेके, किसी लड़के को पसंद करती थी, कॉलेज टाइम था बच्चों का। अच्छा। मैंने उनको देखा और बोला, मैंने कहा बहन तुम्हारा नेचर बहुत शांत है ना। उसका लग्न अच्छा था। अच्छा। तो मैंने कहा तुम्हारा शांत है और ये भाई का थोड़ा एग्रेसिव। बोले नहीं भाई एग्रेसिव नहीं है ऐसा। अरे मैंने कहा देखिए ये दिखा नहीं रहा है, थोड़ा समय दीजिए, ऑटोमेटिक सामने आ जाएगा। शादी कर ली, शादी करने के बाद आज ये कंडीशन है कि वो हर चीज पे शक कर रहा है। अच्छा। अब ये कंडीशन हो गई कि उसका घर से बाहर जाना ही मतलब वो हो गया, दुर्लभ हो गया। वो अच्छा खासा कमा सकती है बट नहीं कमाना, घर पे रहना। अच्छा। क्योंकि वो अगर किसी से बात करती हंस खेल के, क्योंकि वो बड़ी हंसमुख लड़की थी, वो हंस खेल के बात करती, वो शक कर लेता है। अच्छा। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी मायने रखती हैं, तो अपने को समझना पड़ेगा कैसे करे और क्या करे, तो शायद हो सकता है कि और भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। आ सकता है, बिल्कुल। पत्रिका सिर्फ गाइड करती है ना, आपको हम बताते कि भाई यहाँ पानी गहरा है, फिर भी आप बोलोगे नहीं हमको तो डूबना ही है, तो फिर आपकी मर्जी।
सही हम तो बात सिर्फ है। समझा सकते हैं ना, जाना नहीं जाना तो आपकी मर्जी है ना। सर कुछ लोगों को हमने ये कहते हुए भी सुना है कि शादी के बाद में लोग बोलते हैं कि ये बदल गया, ये वाला इंसान जो पहले अलग था अब अलग है। तो ये सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, क्या ये भी हम कुंडली से पहले से देख सकते हैं? ऐसा है कि बताया तो जा सकता है, दशा महादशा चेंज होती रहती है। अच्छा। क्योंकि आज जो समय है वो कल तो नहीं रहेगा। अगर दशा महादशा चेंज हो रही है, अब सैटर्न की या राहु की दशा महादशा आ रही है या फिर केतु की दशा महादशा आ रही है, तो बंदा केतु के कारण थोड़ा रिलोकेट हो जाता है। शनि के कारण क्या होता है, सडन रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है। फिर राहु के कारण हो सकता है कि आपको कहीं दूर जगह पे जाना पड़े, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी कंडीशंस चेंज हो जाती। आपकी दशा चेंज हुई मतलब आपकी कंडीशन चेंज हो गई। अब एक चीज और है, शनि सीरियसनेस दे देती है। अच्छा। तो जो मौज मस्ती पहले थी, शादी हुई, शनि की दशा महादशा ही, आप सीरियस हो गए, तो फिर अब आप लाइफ को एंजॉय कम करते हो, सीरियस ज्यादा हो जाते हो, फिर आप काम के प्रति ज्यादा हो जाते हो। अच्छा, और फिर लोग बोलते हैं कि बदल गया है तो पहले जैसा नहीं है। समय के आधार पे हर व्यक्ति चेंज होता है। अच्छा, तो ये समय की वजह से इंसान चेंज होता है या मतलब हमारे प्लैनेट्स कुछ ऐसे करते हैं? समय मतलब वही प्लैनेट्स की जो दशा महादशा आ जाएगी ना, तो वो आपके नेचर को चेंज कर देगी। अच्छा। एक हंसने बोलने वाला कभी भी सीरियस हो सकता है, एक सीरियस रहने वाला कभी भी अच्छा खासा उन्मादी हो सकता है। लेकिन सर ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन शादी के बाद में क्यों दिखाई देती है? शादी के बाद में अगर दशा महादशा चेंज हो रही है तो शादी के बाद में ही दिखेंगी ना भाई। चेंज जब होगी तभी तो पता चलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, हर किसी की एक एक्सेप्टेंस होती है कि भाई हमने जैसे ये चीज आज ली है वैसे की वैसे परमानेंट रहे। अरे वो मेटेरियलिस्टिक चीज नहीं है, वो जीव है। ऑब्वियसली उसमें क्रिएटिविटी आएगी, चीजें चेंज होगी। तो समय के साथ धीरे धीरे सभी चीजें चेंज हो जाती है। अच्छा। बीवी और हस्बैंड की नहीं बात, पेरेंट्स भी बोल देते हैं मेरे बच्चे चेंज हो गए। लेकिन सर पेरेंट्स को तो यही लगता है ना कि इसकी शादी कर दी तो इसकी बीवी ने कुछ कह दिया। सीधा सा सिस्टम है, बीवी की सुने तो माँ बाप ने कुछ कह दिया और माँ बाप की सुने तो बीवी ने कुछ कह दिया। वो एक नॉर्मल है ना। वहाँ पे एक इंसान पिसता ही पिसता है, वो दोनों को कोशिश करता है कि खुश रखे। पर बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको अच्छी बीवी, अच्छे माँ बाप और अच्छे पति मिलते हैं कि वो सभी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। नहीं तो ये ताने तो लगभग हर व्यक्ति सुन के बड़ा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर क्या कुंडली से ये भी समझा जा सकता है कि पार्टनर लाइफ फैमिली ओरिएंटेड होगा या फिर करियर ओरिएंटेड होगा? बिल्कुल समझा जा सकता है। कौन कौन सी प्लैनेट्स की वजह से? 7th हाउस जो रहता है, 7th हाउस में अगर जुपिटर चंद्रमा ऐसा रहेगा तो वो फैमिली से ओरिएंटेड होगा, क्योंकि वो इमोशंस वाला व्यक्ति होगा। अच्छा। है ना। फिर शुक्र भी होगा तो भी वो वैसा ही होगा। अगर यहाँ पे बुध आ गया और अगर उसका 10वें घर से करेक्शन है या कंजक्शन हो रहा है, तो बुध जो कि उसको व्यापार की तरफ ले जाएगा, जॉब की तरफ ले जाएगा, तो वो अपने जॉब और व्यापार पे ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाएगा। फिर वो अपने कामकाज के लिए ही जाएगा। अगर वो मंगल आ गया है तो मंगल का मकसद होता है वो अपना जो मकसद लेके बैठा वो उस गोल को अचीव करने की कोशिश करेगा। चाहे उसका पर्सनली कोई भी चीज़ है तो वो उस पर ही काम करेगा। अच्छा। और कहीं ना कहीं अगर राहु आ गया है तो वो अपने IT सेक्टर में रहेगा, तो लैपटॉप के सामने ही बैठ के काम करेगा। तो वो है तो करियर से रिलेटेड, अब वो फैमिली के साथ रह के भी कर लेता है। अच्छा। पर वो रहेगा पूरा उस पे जाएगा, करियर पे जाएगा। तो मोस्टली करियर के लिए हम बोलते हैं 10th हाउस। अगर 10th हाउस जो है अगर उसका रिलेशन सीधा 7th हाउस से बन रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करेगा। सर हमारी कुंडली में कोई ऐसे कॉम्बिनेशन या ऐसे कोई प्लैनेट्स होते हैं जिनको इजीली देख के हम या हमारी जो ऑडियंस है वो पता लगा सके कि हमारा जो पार्टनर है वो सपोर्टिव होगा या कंट्रोलिंग नेचर का होगा? मेरा मानना है गुरु और चंद्रमा है तो वो इमोशनल भी रहेगा और केयरिंग भी करेगा। अच्छा। पर अगर मंगल है या राहु है तो कहीं ना कहीं वो अपने को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। वहाँ पे जैसे राहु है तो वो कंफ्यूज की स्थिति ला देता है, मंगल एग्रेसिव हो जाता है, फिर वो अपने आदतों के अनुसार उसको चलाना चाहता है। अच्छा। वो अपने अनुसार चाहेगा कि सभी चीज़ें हो। यहाँ पे बॉन्डिंग पे क्या होती है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। अच्छा। अब शनि जो रहता है तो शनि कमिटेड रहता है, वो चाहेगा कि नहीं मैंने जैसा बोला आपको वैसा ही
करना होगा। अच्छा। तो वो कमिटमेंट ही मांगता है, वो सीरियसनेस है। अगर शनि है तो वो अपने लाइफ पार्टनर को लेके बहुत सीरियस है। तो मतलब ये जो प्लैनेट्स हैं राहु केतु शनि, बेसिकली अगर इनको ही देख ले इंसान तो वो समझ सकता है ना कि उसका पार्टनर जो है वो सपोर्टिव सिर्फ नहीं है। देखने से तो नहीं आएगा, आपको इसकी दशा महादशा हम्म। देखनी होगी, डिग्री देखनी होगी, तो अच्छा। ही आप सभी चीजें समझ पाएंगे। ये एक ऐसी गोली नहीं है जो सोशल मीडिया पे बांटी जाती है कि जिसका शुक्र है वो ऐसा ऐसा उपाय कर लो आपकी सभी चीजें ठीक हो जाएगी, मंगल खराब है तो ये कर लो ठीक हो जाएगी। मैं इन चीजों से सहमत नहीं होता हूँ। अच्छा। आप ऑनेस्टली किसी भी अच्छे व्यक्ति से समझिए इन चीज़ों को, तो आपको समझ पाएंगे। आप घर पे देखने की कोशिश करोगे तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता बिल्कुल सर। है, और आप कुछ ऐसा डिसीजन ले बैठोगे जो नहीं लेना चाहिए। शायद आप समझ नहीं पाओगे, हो सकता है कि हम गलती कर बैठे और अपने फ्यूचर पे कुल्हाड़ी लगा बैठे। तो सोच समझ के निर्णय करें। सर क्या कुछ प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन टॉक्सिक रिलेशनशिप या मैनिपुलेशन टेंडेंसीज को भी शो करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जब शुभ ग्रह की युति बनती है 7वें घर में, तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। जैसे गुरु चंद्रमा हो गया, है ना, शुक्र और गुरु हो गए, तो यहाँ पे वैसे शुक्र और गुरु दोनों अलग है, पर एक युति के आधार पे बोल सकते हैं कि यहाँ ठीक रहता है। पर यहीं पे अगर राहु आ गया, मंगल आ गया, तो राहु का नेचर क्या होता है? कंफ्यूज, इल्यूजन, ईगो। मंगल का नेचर गुस्सा, एग्रेसिव, झगड़ा, मतलब तुरंत, राहु तुरंत डिसीजन लेता है। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों का ये कॉम्बिनेशन हो गया राहु मंगल का, 100% वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाएगी। अच्छा। सामने वाला पूरा कंट्रोल करेगा। यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर सूर्य और शनि आ गया तो वो रिलेशनशिप बहुत बार क्या होता है, टूटने के कगार पे आ जाते हैं। अच्छा। अगर 7th हाउस में सूर्य शनि की युति बन रही है या पापी ग्रह की युति बन रही है, तो टॉक्सिक होके वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अच्छा। या फिर वो रिश्ते कोर्ट तक जाते हैं और कोर्ट से जाने के बाद कुछ कंप्रोमाइज की स्थिति बनती है। तो कुंडली डाइवोर्स को भी दिखाती है फिर ऐसे? बिल्कुल कुंडली डाइवोर्स को दिखाती तो है। वो भी हम 7th हाउस से देख सकते हैं या उसके 7th कोई हाउस और में, हाउस होता है? 7th हाउस में अभी जैसे हम अपन शादी की बात कर रहे हैं, अगर यहीं पे अगर नेगेटिव ग्रह बैठ रहे हैं या नीच के ग्रह बैठ रहे हैं, तो वो डाइवोर्स की कंडीशन पैदा कर देंगे। अच्छा। दो शादी के योग बनते हैं ना, बहुत बार कहा जाता है। अच्छा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, केतु का काम है डिटैचमेंट करना। जी। केतु दूर कर लेगा आपको। अब सपोज करो अगर ऐसे दो पापी ग्रह बैठे हैं और उनकी दशा महादशा चल रही है, और अगर वो उच्च के ना होकर नीच के हैं, तो वहां आपको वो परेशान करेंगे ही करेंगे, ना चाहते हुए भी। भाई किसी की भी गलती नहीं हो, पर उस रिश्ते में दरार आ जाएगी। अच्छा। अब दरार आ गई है तो वो रिश्ता कोर्ट में जाएगा, कुछ समय तक कोर्ट में चल सकता है, और अगर उस समय वो समय निकल गया, आपकी दशा महादशा चेंज हो गई, तो हो सकता है कि कोर्ट से वापस विड्रॉल हो जाए, एक बार फिर साथ रहने लग जाओ। पर एक बार वो चीज़ होती जरूर है। अच्छा, वहां तक पहुंचती तो जरूर है पहुंचती अगर वो तो प्लेनेट है तो। प्लानेट है तो है। इसके लिए बहुत सारे लोग कुंभ विवाह की सलाह देते हैं, विष्णु विवाह की सलाह देते हैं। जिन पत्रिका में दो शादियों के योग होते हैं ना, उसके लिए स्पेशली कहा जाता है। अच्छा। और आप बात कर रहे हो टॉक्सिक रिलेशनशिप में, फिर कहूँगा मंगल और राहु। मंगल राहु क्या करता है, वो अपना प्रभाव बताता है, वो सामने वाला। अब यहाँ पे शनि भी वैसा ही हो जाता है। अगर ऐसे ऐसे ग्रह की युति बन जाएगी तो वो, एक एग्जाम्पल दूंगा, एक महिला थी, उसने शादी करी। शादी करने के बाद उसके पति का उसके साथ नेचर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था। कहीं ना कहीं वो जब भी बाहर जाती थी तो वो उसके पीछे पीछे कुछ न कुछ खबरी जैसा काम करता था। अच्छा। उसके मोबाइल में भी उसका व्हाट्सएप हैक कर दिया, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे डिटेक्टिवपन करना। अच्छा। वो उसकी हर चीज़ का ध्यान रखता था। तो वहाँ पे वो लड़की ना चाहते हुए भी, मतलब अपनी खुशियाँ मार के भी रह रही थी, एडजस्ट कर रही थी। एडजस्ट कर रही, क्योंकि लड़की का गुरु कहीं ना कहीं अच्छा है कि वो बस पेरेंट्स को नीचे दिखाना नहीं चाहती। पर एक समय के बाद, अगर समय जब भी खराब आएगा तो वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। अच्छा। एक समय तक वो चलेगा, एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। अगर सर किसी की शादी में, जैसे कुंडली से भी पता चल रहा है, लेकिन अगर शादी हो गई है उसके बाद में भी अगर उनको मतलब डेली लाइफ में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो ये सब क्या पहले से पता चल सकता है? और क्या अब ये फिक्स है कि उनका जो शादी है वो टूटेगी ही? बिल्कुल पता चलता है। 7th हाउस में अगर सूर्य और शनि की युति बनी हुई है और केतु बैठा हुआ है, या पापी ग्रह राहु बैठा हुआ है, राहु मंगल के साथ युति बना रहा है,
तो संभावना रहती है अच्छा। कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। अब चूंकि 7th हाउस में मंगल का बैठना मांगलिक कहलाता है, जी। अगर 7th हाउस में सूर्य शनि बैठ जाता है तो भी अपना प्रभाव बताएंगे ही बताएंगे। तो ऐसे जातक की 2 शादी फिक्स होती है। और जब इनको 7वें और 8वें की दशा महादशा आएगी कुंडली में, जब भी 6ठे 8वें की दशा महादशा आती है तो वो उसको कष्ट देती ही देती है। अच्छा। अगर वो प्लानिटरी पोजीशन नीच का है तो और ज़्यादा दुखदायी होता है। एक अगर मार्केस टाइप होता है, अगर मार्केस की दशा महादशा आती है तो भी दुख देता है। तो यहाँ पे ये पहले से पता चल जाता है कि इस बच्चे की कितने शादी के योग है। इसके लिए विष्णु विवाह जैसी चीज़ों को या कुंभ विवाह जैसी चीज़ों को बताया जाता है। अच्छा। एक इंटरेस्टिंग बात और, थोड़े दिन पहले ही किसी ने पूछा था, एक बच्चे की पत्रिका लेके आए कि भाई इसकी शादी कब होगी। तो आजकल ऐसा ट्रेंड भी चल रहा है कि शादियां नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल सर, यही देखने को मिला आज की जनरेशन को, क्योंकि शादियों से पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड ऐसा हो गया है कि बच्चे पहले काम करते 28-30 साल हो गए, 30 साल के बाद शादी का क्रेज खत्म हो गया। तो लोग पूछते हैं कि इसकी शादी कब होगी। कोई बोलता मंगल है तो 28 में होगी, 32 में होगी, ऐसा नहीं है। अविवाहित योग के पत्रिका भी होते हैं। अच्छा। अविवाहित योग मतलब जैसे अटल जी की पत्रिका है, लता जी की पत्रिका है, तो वो योग भी होते हैं। अगर कोई परफेक्ट ज्योतिष होगा तो आपको बता देगा कि हाँ ये पत्रिका इस टाइप की है, इसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना रहे। तो ये कौन से कॉम्बिनेशन से पता चलता है कि शादी नहीं होगी? इसके लिए मल्टीपल ऑफ चीज़ें देखी जाती है। अच्छा, सिर्फ 7th हाउस काफी नहीं? 7th हाउस नहीं काम आएगा। अच्छा। लगन भी देखा जाएगा, 7वां घर भी देखा जाएगा। कहीं ना कहीं 7वें घर की युति किसके साथ जा रही है, अगर उसमें मार्केस की दशा तो नहीं चल रही है, फिर उसका नेचर कैसा होता जा रहा है। अच्छा। अभी जैसे अपन नेचर की बात कर रहे हैं, अगर सपोज करो सामने वाले का नेचर ही हिंसक है या अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है, मोस्टली ऐसे लोग होते हैं वर्क को लेके ओरिएंटेड, वो अपने काम को लेके इतने ज़्यादा पैशनेट लवर होते हैं कि उनको शादी से कोई मतलब नहीं। अच्छा। वो अपने काम से ही शादी कर लेते हैं। होते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे 10th हाउस 11th हाउस मतलब मल्टीपल चीज़ें देखनी पड़ेगी, बहुत बारीकी से देखना पड़ता, तब जाके पता चलता है कि ये शादी करेगा कि नहीं करेगा। सर कुछ लोग रिलेशनशिप में रहते हैं 7-8 सालों से, उसके बाद में वो घर वालों की मर्जी से अरेंज मैरिज भी कर लेते हैं अपने प्यार को साबित करने के लिए, लेकिन सर उसके बाद में भी उनके रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये चीज़ें या ये कॉम्बिनेशन कौन से प्लैनेट्स दिखाते हैं? 5वां घर जो होता है ना वो लव का होता है, 7वां घर होता है शादी का। हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े लोग आजकल, नेता अभिनेता शादियां कर रहे हैं, है ना। शादी करने के बाद बहुत बार वो शादी डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि 5वां घर आपको लव तो दे रहा है, आप रिलेशनशिप में लंबे समय से रह रहे हो, पर 7वां घर जैसे ही आप लव कर रहे थे, आप 8 साल तक एक रिलेशनशिप में रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे ही आपने शादी करी आपका 7वां घर एक्टिवेट हो गया। हमारी भाषा में बोलते हैं 16 संस्कार होते हैं, जिसमें एक विवाह नाम का संस्कार होता है जी। विवाह का संस्कार एक्टिवेट हो गया। अब विवाह का संस्कार एक्टिवेट हो गया तो 7वां घर एक्टिवेट हो गया। अब 7वां घर अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपकी शादी नहीं टिकेगी। 5वां घर अच्छा था तो आप रिलेशनशिप में रह रहे थे, काफी समय तक रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको ऐसा लगेगा कि इसके जैसा अच्छा इंसान मेरे को मिलेगा नहीं, पर जैसे ही शादी हुई, जैसे हम बोलते हैं ना कि कभी कभी वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है, कभी ज़्यादा केयर टेकिंग हो जाता है, कभी ज़्यादा ही लापरवाह हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, कभी कभी कुछ दूसरी चीज़ें आ जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ जाता है, तो इन चीज़ों को लेके फिर ये रिश्ते धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। मतलब कारण बनता है। देखिए ग्रह क्या कराते हैं, सिर्फ कारण बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ कारण बनता है जिसके कारण वो रिश्ता टूट जाता है। अच्छा। और आज के दौर में तलाक सबसे ज़्यादा हो रहा है। घर वाले शादी करते हैं बहुत धूमधाम से, बच्चों की खुशी के लिए, बच्चे जिससे बोलते हैं उसके साथ कर लेते हैं, पर उसके बावजूद में भी ये प्रॉब्लम्स है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पत्रिका मिलाने का औचित्य उस वक्त शून्य हो जाता है। अब लड़का लड़की पसंद कर रहे और 8 साल से रह रहे तो फिर क्या मिलाना। बिल्कुल, तभी क्योंकि लोग किसी के पास जाएंगे तो कोई डरा देगा। अब डराना क्या, वो सीधा बताएगा, क्योंकि कुंडली तो मिरर है, तो आप वैसे भी नहीं जा पाते। फिर पता चलता है कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद कि यार कुंडली तो मैच ही नहीं थी।
कभी कभी सामने वाला पार्टनर फ्रॉड करके निकल जाता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे केसेस अब आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा देखने सबसे को मिल ज्यादा रहा हो है। रहे हैं, हम जिस पे ज्यादा भरोसा कर रहे थे वहीं पे फ्रॉड हो गया। हाँ तो इसके लिए कहीं ना कहीं 5th हाउस, 7th हाउस और उससे रिलेटेड ग्रह अवश्य देखें। सर, हमारी कुंडली से ये भी पता चलता है कि हमारा जो पार्टनर होगा या जो हमारा स्पाउस होगा वो बाहर से होगा, फॉरेन से होगा या फिर कोई अदर कल्चर से होगा। आज के ज़माने में बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, है ना। मोस्टली आईटी मेडिकल फील्ड के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं, जिसमें गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, मैनी ऑफ स्टेट, बहुत सारी जगह से जा रहे हैं। ज्योतिष में अगर बात करते हैं 5th, 7th और 12th, 5वां, 7वां और 12वें का कंजक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर जाना तो बच्चे का लिखा था, है ना। तो विदेश तो वो गया, विदेश का योग देखा जाता है। अब अगर 12वें का कंजक्शन हो रहा कहीं ना कहीं 7वें के साथ, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि बाहर से ही वो करेगा, पर संभावना रहती है कि वो विदेशी से शादी करेगा। अच्छा। और बहुत बार ऐसा होता है बाई बर्थ, वो लड़के भी इंडियन होती है, लड़का भी इंडियन होता है, पर चूंकि वो रह बाहर रहे हैं तो इसलिए शादी में कंसिडर हो जाते वो हो जाते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं हम जातक का अगर पूरी पत्रिका देखेंगे, अच्छा। लग्न के आधार पे मंगल की स्थिति बताती है कि जातक का ससुराल कितना दूर जाएगा। अच्छा, और सर किसी का मंगल ही लग्न में हो तो? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, उसके आधार फिर उसकी डिग्री, उसके पावर सब देखने के बाद फिर दशा महादशा सब देखेंगे, सिर्फ मंगल से नहीं देख सकते। अब हर किसी का मंगल 12वें घर में, इसका मतलब ये थोड़ी ना सबकी शादी विदेश में ही होगी, है ना। मल्टीपल ऑफ चीजें, जैसे आप 5वां भी देखोगे, 7वां भी देखोगे, 12वां भी देखोगे, हाँ मंगल को देखना जरूर चाहिए। अच्छा। तो वो आपको कंफर्म कर देगा कि हाँ इसकी शादी बाहर हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और फिर अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, 7वां नेचर बता देता है जी। अगर एकदम वो नेचर बाहर का दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति बाहर ही जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी भी तो बताती है ना कुंडली कि व्यक्ति रहेगा कहाँ पे। अगर उसको रहना ही बाहर है तो वो बाहर ही जाएगा ना। सर कई बार आसपास में ऐसा भी देखा है कि दो अच्छे लोग होते हैं जो एक रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो खुश नहीं होते, कि भाई एक दूसरे की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनको पसंद नहीं आती। तो ये क्या हमारी कुंडली दिखाती है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। देखिए हमारे पड़ोस में ही है एक भैया, मतलब लड़का है, वो अपने मम्मी पापा के लिए सदैव खड़ा रहता है। अच्छा। मम्मी ने बोला ऐसा तो वो पहली फुर्सत में, हाँ उसने जिस लड़की से शादी करी है वो लड़के भी बहुत हंसमुख है, बहुत खुश मिजाज है, वो खुश दिल लड़की है, वो सबसे हंस के बात करती है। बट लड़के का नेचर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, वो खुल के बात भी नहीं करता। उसने आज दिन तक मेरे से भी बहुत कम बात करी, और लड़की को शादी हुए 4 महीने और खुल के बात कर लेती है। तो लड़का बुरा नहीं है, लड़का अपने काम को लेके ओरिएंटेड होते हैं, है ना, वो अपने मम्मी पापा को लेके होते हैं। अब लड़की भी बुरी नहीं है, क्योंकि वो खुश दिल इंसान है, वो सबको खुश करना जानती है। परंतु दोनों की प्रॉब्लम्स क्या, दोनों का नेचर, एक इंट्रोवर्ट है और एक खुश दिल है। तो उन दोनों को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से पूरक है। फिर एक ईस्ट हो जाता है और एक वेस्ट हो जाता है, फिर वो रिश्ता धीरे धीरे कभी कभी परेशानी का कारण बन जाता है, जबकि दोनों ही सही है, गलत दोनों नहीं है। अब ज्योतिष की भाषा में समझाता हूँ, 11वां घर काम से रिलेटेड होता है। अब किसी का भी, चाहे वो लड़की भी हो, अगर उसका 11th हाउस उससे रिलेटेड होगा तो वो अपने काम को ओरिएंटेड रहेगी। अच्छा। अगर उसका लगन अच्छा है तो वो हंसमुख रहेगी। अब आजकल सभी को क्या चाहिए कि कोई मेरे आगे पीछे घूमे, तो जरूरी नहीं है ना कि ऐसा हो पाए। बिल्कुल। तो इसलिए लोगों की मानसिकता थोड़ा सा नेगेटिव सेट हो जाती है। पर मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ दोनों कंडीशंस को समझा जाए और दोनों को थोड़ा सा समझाया जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो सकती है। सर एस्ट्रोलॉजी से या कुंडली से हमें ये भी पता चल सकता है कि कौन सा वाला पार्टनर है वो ज़्यादा परेशान रहेगा या ज़्यादा दुखी रहेगा? ऐसा तो नहीं कह सकते, पर जिसके ग्रह अच्छे हैं ना कहीं वो परेशान ज़्यादा होता है। अच्छा। क्योंकि अच्छा वाला ग्रह क्या करता है, वो व्यक्ति को एडजस्ट करना सिखाता है, वो लड़ना नहीं सिखाता है। अच्छा। और जिसके ग्रह थोड़े से बोलते हैं ना नंगे के नवग्रह बलवान होते हैं, अच्छा, तो वो फिर क्या है कि वो एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पे जब पत्रिका मिलाते हैं ना, कुंडली चेक करते हैं, उस वक्त कैपेबिलिटी देख लेते हैं कि कौन किस पे ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। अच्छा। तो वहाँ उससे नेचर समझ में आ जाता है, चीज़ें समझ में आ जाती है। हाँ, कंट्रोलिंग तो नहीं बोलते हैं, गुरु अक्सर लेट गो करता है। 7th में अगर गुरु है तो फिर वो लेट गो करता है, फिर वो अपने काम में व्यस्त रहता है और वो चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करता है।
हाँ, चंद्रमा है तो वो इमोशंस दे देता है, शनि है वो ज़्यादा सीरियसनेस दे देता है। अब कभी कभी ज़्यादा सीरियसनेस होना भी किसी के लिए दुखदाई हो जाता है। मंगल यहाँ पे गुस्सा दे देगा, राहु ज़्यादा डोमिनेटिंग दे देगा, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा रहेगा। तो हमको ये देखना कि ये आपस में एडजस्ट कितने हो पाते हैं। अच्छा। अगर वो एडजस्ट हो पाते तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपने इतनी सारी कुंडली देखी है, तो आपको क्या लगता है कि लोग ना सबसे ज़्यादा मिस्टेक कहाँ पे करते हैं कि उनको पता होने के बावजूद भी वो अपना गलत पार्टनर चूज कर लेते हैं? जिसको पता होता है गलत है वो तो कभी नहीं करता, हम्म। है ना। सिर्फ सोच गलत होती है। व्यक्ति क्या चाहता है, आज का युवा है जिसकी एज कम है, वो खूबसूरती चाहेगा। बिल्कुल। फिर अगर वो मेच्योर है, फिर वो मेच्योरिटी देखेगा। फिर वो मेच्योरिटी देखेगा कि सामने वाला कितना मेच्योर है। राइट। और हम लोग पत्रिका देखते हैं। अच्छा। मतलब जो हिडन ट्रूथ होता है ना, वो हमको पता रहता है, सीक्रेट, कि ये दिख ऐसा रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। अच्छा। तो वही चीज़ हम क्लियर करते हैं कि भाई आप पार्टनर चुन रहे हो, आपको ऐसे पार्टनर के साथ आगे जाना चाहिए। हम सिर्फ, आपने मेरे से पूछोगे कि भाई रास्ता बताओ, तो मैं रास्ता बताऊंगा। चल के तो खुद को जाना पड़ेगा। चल के खुद को जाना पड़ेगा तो आप इजी गोइंग पहुंच जाओगे। पर मैं कुछ और बता रहा हूँ, चूंकि आपको जाना तो दिल्ली है बार बार, तो फिर आप मुंबई का रास्ता पूछ के दिल्ली जाओगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सही बात है। फिर वो आपको ही उस कंडीशंस पे जाना पड़ता है। कॉमन मिस्टेक आपने पूछा ना, सबसे अच्छा सवाल था। कॉमन मिस्टेक नहीं है, हर कोई व्यक्ति पार्टनर के साथ शादी करना चाहता है, बट वो अपने हिसाब से चाहते हैं। पर अगर किसी की पत्रिका में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख लिखा हुआ है तो वो उसको भोगना ही पड़ेगा। अच्छा। और वहीं पे मिस्टेक होती है। ये है तो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है तो सबसे ज्यादा कॉमन, पर मिस्टेक वही होती है कि जो चीज हमको नहीं करना होता हम वही चीज करते हैं। अच्छा। और जबकि पता होता है कि ये चीज होगी, पहले से ही जब बच्चे का जन्म हो जाता है तभी जातक को बता दिया जाता है कि इसका पार्टनर इस प्रकार का मिल सकता है। फिर भी हम विपरीत साइड में जाते हैं। ठीक है, एक पेरेंट्स है, सब लोग कोशिश तो करेंगे, पर जहाँ तक हो सकता है पहले इन सब चीज़ों का रेमेडीज करके जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा। तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सर, अगर किसी की कुंडली में जैसे डिफ़िकल्ट पार्टनर्स के योग हैं कि उसका पार्टनर उसे इस तरीके का मिलेगा, थोड़ा टॉक्सिक नेचर का होगा, तो उन लोगों को कौन सी ऐसी रेमेडीज़ या कौन सी ऐसी सिचुएशंस ध्यान रखना चाहिए जिससे उनकी जो लाइफ है थोड़ी सी अच्छी हो सके? आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी की कुंडली में पहले से ही पता हो कि इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं जाएगा जी, तो क्या करना चाहिए? जी तो सर। 7th हाउस देखते हैं। 7th हाउस में अगर कोई पापी ग्रह बैठे या क्रूर ग्रह बैठे हैं तो उनका समाधान लेना चाहिए। नित्य क्रम चेंज करने चाहिए, नित्य क्रम के अनुसार रेमेडीज करनी चाहिए। अच्छा। है ना। जहाँ तक हो सकता है अगर आपको जेम्स स्टोन की आवश्यकता है और कोई सजेस्ट कर रहा है और वो सूट हो रहा है तो पहनने चाहिए। अदरवाइज बहुत बार वो नहीं सूट होते तो हमको परेशान करते हैं। महंगी पूजा पाठ से दूर रहे। अच्छा। मैं इतना बता सकता हूँ, दाम्पत्य जीवन में उठापटक कालसर्प के कारण आती है, मंगल के कारण आती है, सूर्य शनि के कारण आती है, या राहु मंगल के कारण ज़्यादा आती है। तो इन ग्रहों की शांति करवाई जाए, इन ग्रहों से रिलेटेड दान पुण्य किया जाए तो काफ़ी हद तक आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, थैंक यू सो मच चेतन सर। आज जो कुंडली के बारे में स्टार्टिंग में बताया था हमारी ऑडियंस को कि कुंडली हमारे पार्टनर के नेचर को भी बता सकती है, तो उस पर आज हमने खुल के चर्चा करी। सारी चीज़ों को देख लिया कि किस प्लेनेट से क्या पता चलेगा आपका पार्टनर कैसा होगा। तो अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आई होप आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, जहां आप लोग खुद अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं कि आपका पार्टनर का नेचर कैसा होगा, कौन से हाउसेज आपके पार्टनर के नेचर को इंडिकेट करते हैं। अगर आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।